हेलो फ्रेंड्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग एक मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम इस मेथड को समझते हैं, क्या ये मेथड होती है, फिर उसकी हेल्प से हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम गॉस एलिमिनेशन मेथड समझते हैं क्या होती है और किस तरीके से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप्स। ठीक है, और स्टेप नंबर जो 1 रहेगा वो आपका ये रहेगा, यहाँ पर आपको a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इस टाइप से इक्वेशन आपको दी रहेंगी। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद हमारी अगली स्टेप क्या होगी, दैट इज ax इक्वल टू b। अब इसमें a क्या होगा, a मतलब एक मैट्रिक्स होगा, b भी एक मैट्रिक्स होगा और x भी एक मैट्रिक्स होगा। अब ये कैसे बनते हैं तो इसको आप आगे देखिए। जो हमारा a बनेगा वो x y z जो यहाँ पर दी गए हैं, इक्वेशन दी गई है, इनके जो कोफिशिएंट हैं उनकी हेल्प से हम बनाएंगे a। और वो कैसे बनेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और यहाँ पर आएगा c3। और x मीन्स क्या होगा, जो a b c के साथ में x y z है वो हो जाएगा हमारा x। ठीक है, ये हो गया हमारा x। और जो हमारा मैट्रिक्स b रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, d1 d2 d3। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे अरेंज करना है। अगली स्टेप आपकी होगी, ये होगी आपकी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर आपकी 2 होगी फाइंड ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब जब आप ये मैट्रिक्स को बना लोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मीन्स होता है संवर्धित अवयव। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं उसको हम लिखेंगे C इक्वल टू A B। इस तरीके से इसको लिखते हैं। और ये क्या होगा, C इक्वल टू इसी की हेल्प से बनेगा। ये कैसे बनेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। उसके बाद इस तरीके से आप लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा। ठीक है, D1 D2 D3। इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अगली स्टेप हमारी क्या होगी, यहाँ पर जो अगली स्टेप है हमारी वो ये होगी, ट्रांसफॉर्म ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स दैट यहां से आपको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा C। अब आप उसको क्या करोगे, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और कैसे करोगे, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इसको तो हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे हम आपको बना के बता देते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है, 1 B1 C1 D1। इस तरीके से यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है C2 या और जो भी हो। ठीक है, और यहाँ पे ये रहेगा D2 और D3। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट मीन्स होता है विकर्ण अवयव,
ये आपके 1 1 1 रहेंगे और उसके नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो 0 रहना चाहिए। ऊपर के कुछ भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये आपके 1 1 1 होना चाहिए और उसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनके जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमें अगली स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर जो आपकी 4 है वो होता है फाइंड इक्वेशन corresponding to upper triangular matrix, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप इस तरीके से बनाओगे, इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगी, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप है वो ये होती है फाइंड नहीं, पहले बाय बैक substitution and find the solution of given system of equation। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, इसके बाद आप बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे। बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब इस तरीके से इसको अरेंज कर लोगे, ठीक है। और लास्ट में आपको जो इक्वेशंस बचेंगी उसको जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गई मेथड। एक बार और इसको हम बता देते हैं। इस टाइप से आपको कुछ इक्वेशंस दी रहेंगी, लीनियर इक्वेशन, आपको उसको क्या करना है, ax=b इस फॉर्म में आपको उसको चेंज करना है। और a कौन बनेगा, a जो होता है वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं और जो x होता है वो एक्स वाई जेड होता है जो a b c के साथ होता है, ठीक है। और जो b आपका बनेगा वो d1 d2 d3 जो लेफ्ट राइट साइड में होता है वो आपका बन जाएगा b, ठीक है। इसके बाद फाइंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन दी गई है उसके लिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। और वो कैसे होता है, इस तरीके से हम बनाते हैं, ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और अगली जब आप ये बना लोगे इसके बाद आपका काम क्या रहेगा, इसको इस फॉर्म में चेंज करना। इस फॉर्म में चेंज करना मतलब ट्रांसफॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट मींस आपके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 1 1 होना चाहिए और उनके नीचे वाले जो एलिमेंट है वो 0 0 होना चाहिए और ऊपर वाले एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली स्टेप आप क्या करेंगे, फाइंड इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा उसके जैसा, ठीक है। लास्ट स्टेप है आपकी बैक सब्स्टिट्यूशन करना है आपको एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब आपको लास्ट में उसका सॉल्यूशन निकालना है जो भी यहाँ से बनता है अगला, ठीक है। इस तरीके से ये होती है मेथड। अब आइए हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ओके तो ये आपका एग्जाम्पल है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं, आपको इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो हमारी इसमें जो फर्स्ट स्टेप क्या थी वो ये थी कि हमें इसको ax=b बनाना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द गिवन system of equation can be arranged as ax=b, ठीक है। अब a में कौन कौन आएगा, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं वो आएंगे, जैसे यहाँ पर 1 है 1 है 1 है 1 1 1, यहाँ नीचे वाले में कौन है 1 -1 और यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ -1 और यहाँ पर 3, ये बन गया हमारा a। और x कौन बनेगा, x y z, ठीक है। और यहाँ पर जो b बनेगा वो क्या बनेगा 6 2 9, ठीक है। ये बन गया हमारा ax=b
बी। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है जिसको हम संवर्धित अवयव बोलते हैं। नाउ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स वो क्या बनेगा, सी इक्वल टू ए बी, इस तरीके से बनेगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू 1 1 1 1 -1 और 1 2 -1 एंड यहाँ पर आएगा 3 और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, डी मतलब 6 2 और 9। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनको हमें जीरो करना है। और जीरो करने के लिए हम रो वाले जो ऑपरेशंस होते हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे उनका यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, इसके नीचे वाले को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, इन दोनों को जीरो करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर है -1, तो इसके नीचे वाले को हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे और ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो हम रो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। रो वाले यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम डायरेक्ट R2 में से R1 को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारा ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस R1। ठीक है, और इसको हमें यदि जीरो करना है तो रो 1 में हम 2 से गुणा करके इसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, R3 माइनस 2 R1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से क्या बनेगा, ये फर्स्ट वाली रो एज इट इज लिख देंगे 1 1 1 6। ठीक है, इसके बाद 1 -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इस -1 से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अगली स्टेप में अब हमें थर्ड वाली रो को क्या करना है, इसमें यहाँ पे 0 करना है। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला ऑपरेशन लगेगा, तो इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटाना है, तो ये हो गया हमारा 0। और यहाँ पे -1 है और इसमें आप 2 से गुणा करोगे तो -1 और -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अगली स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे 2 से गुणा करना है और इसमें से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2 और इसमें से आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 - 2 हो जाएगा 1। ठीक है, और इसमें से भी करना था, 2 में से 6 को माइनस करना था, तो यहाँ पे बचेगा -4। ठीक है, और यहाँ पे आप इसमें 2 से गुणा करोगे और इसमें से माइनस करोगे तो ये है 9 और यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 9 में से 12 गए तो बचेंगे -3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक हो गया। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है, इस 3 को करना है 0। लेकिन आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इसको 0 करने के लिए कभी भी आप फर्स्ट वाली रो का यूज नहीं करेंगे। वो यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यदि आप फर्स्ट रो का यूज करते हैं तो ये क्या है, ये जो 0 है वो हट जाएगा और जिसको हमने बनाया है उसको हम मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस थर्ड वाली रो में इस -3 को 0 करने के लिए सेकेंड वाली रो का ही यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये -3 है और ये -2 है, तो हम क्या करें, इस वाले में 3 से गुणा कर देते हैं और इस वाले में कर देते हैं 2 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप और हम बढ़ा दे रहे हैं, R2 में आप कर रहे हो 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो R3 है उसमें हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई। उससे क्या होगा, वो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, R3 में 2 से मल्टीप्लाई और R2 में 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे ये 6 एज इट इज, और इसमें आप किसका गुणा कर रहे हो, 3 का, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ पे तो 0 ही रहना है। और जब 3 का गुणा आप 4 में करोगे तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, अगली स्टेप में यहाँ पे 0 और R3 में हमें 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे R3 लिखना था। ठीक है, R3 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया -6 और ये हो गया
2 और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 6। ठीक है, अब आप क्या करूं, अब आपको इसको 0 करना है तो आप इसमें से ये जो R3 है इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या होगा R3 माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1 1 1, यहाँ पे ये 6 एज इट इज, ये 0, ये माइनस का 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा माइनस का 12, यहाँ पे हो गया 0, और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0, और आप 2 में से 0 को माइनस करोगे तो वो तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे इस -6 में से आप ये माइनस और ये -12 करोगे तो ये हो जाएगा -6 + 12, इट मीन्स ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया और ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना था, बैक सब्स्टिट्यूशन करना था। तो बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आप इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 1 1 1 0 -6 0 0 0 2। ठीक है, और यहाँ पे x y z फिर से जो कहते हूँ x y z, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 -12 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको आसानी से आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको अभी हम यहाँ ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ ये फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x + y + z = यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है, और यहाँ पे तो केवल यही अकेला है, तो इस -6 का गुणा आप y में कर दोगे तो यहाँ से जाएगा -6y = कितना आएगा -12, और यहाँ से क्या बन जाएगा 2z = 6, 2z = 6। अब यहाँ 2z = 6 है, इट मीन्स यहाँ पर z = हो जाएगा 3। ठीक है, और z = 3 होने के बाद y भी यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको अभी हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब z = 3 हो गया, और यहाँ से -6y = है -12, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, y = हो जाएगा 2। ये मिल गई हमें y की वैल्यू। ठीक है, और लास्ट में जो इक्वेशन ये वाला है इसमें आप क्या करो, y और z की वैल्यू को पुट कर दो, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, z की वैल्यू, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका x + y की वैल्यू 2, z की वैल्यू यहाँ पर 3 है = 6, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है जिसकी हेल्प से हम इस टाइप के जो इक्वेशंस दी होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया एक बार और इसको हम देख लेते हैं। इस टाइप से हमें इक्वेशन दी गई थी, इसको हमने क्या किया, ax = b इस रूप में हमने इसको लिखा पहले, फिर इसको हमने क्या बनाया, ax = b के फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया, फिर हमने यहाँ से क्या किया, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स C बनाया। C कैसे बनाते हैं, ये वाला पूरा यहाँ पे लिख लिया, और जो D वाला जो लास्ट में B वाला था उसको यहाँ पे लिखा। फिर इस मैट्रिक्स को हमने रो वाले जो क्या होते हैं ऑपरेशन होते हैं उनकी हेल्प से हमने क्या किया, 0 0 बना लिया इसको और इसको यहाँ पर। ठीक है, और आपको याद रखना है इसकी ये जो रो 1 है इसकी हेल्प से आप इन दोनों को 0 बनाओगे, और उसके बाद सेकंड वाली रो की हेल्प से आप थर्ड वाले इसको 0 बनाओगे। ठीक है, जब इतना काम आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो इक्वेशन ऐसी बनी हुई थी उसको एज इट इज ज्यों का त्यों बना देना है, और आपको यहाँ से डायरेक्टली x y z की वैल्यू इस तरीके से मिल जाएंगी। डायरेक्ट 2z = 6, इट मीन्स z = 3, -6y = -12, इट मीन्स यहाँ पे y = 2, और जो y और z की वैल्यू है उसको आप इस इक्वेशन में आपने रख दिया, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम गॉस एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।